जय हिंद दोस्त। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के जो भी विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लोग बारी बारी से ऑब्जेक्टिव टाइप करके पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। तो आज का हम लोग का चैप्टर है वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान, और इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, देखिए जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों देखिए, क वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है ऑप्शन डी है, यानी कि कंठ हो जाएगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए भ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही हो जाएगा जी, ओष्ठ हो जाएगा। देखिए आपको बता दें कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, क वर्ग कहे तो क वर्ग का मतलब होता है क से लेकर अंग तक का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। उसी तरह से भ जो है ये पवर्ग में आता है। किस में आता है? पवर्ग में आता है। और पवर्ग में प से लेकर म तक के जो भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो ड का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है मूर्धा। ड का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? मूर्धा होता है। तो उसी तरह से आप याद रखिएगा, ड जो है ट वर्ग में आता है और इसीलिए ट से लेकर ड़ तक जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा ही होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटी ऊ, बड़ी ऊ और प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि पवर्ग जो भी होंगे उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं। और देखिए ऊ और छोटी ऊ और बड़ी ऊ दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। तो देखिए शब्द के जो उच्चारण करते हैं तो उसमें कभी हम रुक करके उच्चारण होता है तो उसी को विराम कहा जाता है, उसको हम लोग संगम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संगम कहते हैं। शब्द के उच्चारण में जो विराम आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? संगम कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं। तो देखिए जब हम उच्चारण करते हैं और हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकल जाती है, यानी कि हम उसका आसानी से उच्चारण कर पाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं। तो देखिए जिस वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? व्यंजन, यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा होठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे वर्ण होते हैं य, ड़, ल, व। तो इस वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं जी? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा य, र, ल और व ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। चलिए नेक्स्ट जो है, और नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है। तो देखिए ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं,
कौन होते हैं जी? तो तालाब श होते हैं, मूर्धन्य श होते हैं, दंत स होते हैं और ह होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में तालाब श दिया है, इसलिए हमारा आंसर होगा तालाब श। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में अंतस्थ कौन है? तो अभी हम आपको बताए हैं कि अंतस्थ जो होते हैं य, र, ल और व होते हैं। इसलिए देखिए यहाँ ऑप्शन सी जो दिया है वो क्या दिया है जी? तो सी में व दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी व। नेक्स्ट है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बता दें कि द जो आता है वो तवर्ग में आता है, और तवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, तवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है दांत होता है। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? दांत होता है। इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दांत। यानी त, थ, द, ध और न, इन पांचों वर्ण का उच्चारण जो होगा दांत से होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है कि तालव्य श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जैसा कि अभी बताए हैं कि तालव्य स जो है ऊष्म व्यंजन है। तालव्य स कौन सा व्यंजन है जी? तो ऊष्म व्यंजन है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह ये जो हैं ऊष्म व्यंजन है, यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्मा की मात्रा निकलता है, और इसलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इनका उच्चारण जो होगा, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तालव्य श का उच्चारण स्थान, तो ये होता है तालु से। तालव्य श का उच्चारण स्थान किससे होता है जी? तालु से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? तो देखिए यहाँ पर प जो होता है ये ओष्ठ से होता है। ये किससे होगा जी? तो ये ओष्ठ से होगा। ये मूर्धन्य स जो होगा ये होगा मूर्धा से। ये किससे होगा? तो ये मूर्धा से होगा। और ये देखिए ट वर्ग जो होगा ये भी मूर्धा से ही होगा। तो हमारा बच गया, ये आपको बताए थे कि जितने भी चवर्ग होंगे ये चवर्ग तालु से होते हैं, और इसलिए छ भी चवर्ग में आता है, इसलिए ये तालु से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जन्याना कंठ, यानी कि कवर्ग ह, अ, आ और विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो प वर्ग जो भी होते हैं प से म तक, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? अनुस्वार का उच्चारण, तो देखिए अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है। कहाँ से होता है जी? तो नासिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में घोष अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर हमको दो बातें समझनी है। एक पहला जो है ये क्या है? घोष है, और दूसरा आप समझनी है अल्प प्राण क्या होता है। तो देखिए आपको हम बता दें कि यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यहाँ पर समझिए दो बातें समझनी है। एक कि घोष जो होगा, घोष वर्ण जो होगा याद रखिएगा कि किसी भी वर्ग का जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होते हैं वो घोष होते हैं, यानी ग, घ, अंग, ये क्या होंगे जी? घोष होंगे। और पहले वाले जो दो वर्ण होंगे वो क्या होंगे? अघोष होंगे। ये क्या होंगे जी? तो अघोष होंगे, ये अघोष होंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि ये जो होंगे
अब पहले वाले ये होंगे अघोष, और जो 3 बाद वाले होंगे यानी ग, घ और अंग, ये होंगे घोष। अब देखिए अल्पप्राण क्या होता है, तो अल्पप्राण में याद रखिएगा कि पहला से शुरू होगा और एक एक बीच देकर अल्पप्राण होते हैं, यानी क जो वर्ण होगा ये अल्पप्राण होंगे। फिर क के बाद ख छोड़ दीजिए और ग जो होगा ये भी अल्पप्राण होगा। फिर घ को छोड़कर फिर अंग जो होगा ये भी अल्पप्राण होगा। अब कहिएगा कि तब जो ख है, घ है, ये कौन से वर्ण है, तो इसको हम लोग कहते हैं महाप्राण। क्या कहेंगे जी? महाप्राण। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका दिया है डी नंबर जो ऑप्शन है ये कह रहा है, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए डी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है? ग है। यानी आपको बताए थे कि घोष पहले देखिए तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं घोष वर्ण होते हैं। अब अल्पप्राण भी इसमें होना चाहिए। तो आपको पता है कि शुरुआत करते हैं क से, तो ख को बीच दे देते हैं, फिर ग लिखते हैं, फिर घ को बीच देकर अंग, ये जो वर्ण हो गए ये क्या हो गए? अल्पप्राण हो गए। चलिए इसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए आपको बता दें च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। अगला है कि ये का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है अदैतो कंठ तालु, अदैतो कंठ तालु, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंठ और तालु। यानी कि ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए अक्ष जो है ये संयुक्त व्यंजन है, या इसको संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं या संयुक्ताक्षर भी कह सकते हैं। तो ये जो अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी, तो ये संयुक्त वर्ण में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। तो देखिए व्यक्ति अगर सही उच्चारण कर रहा है तो ये क्या होगा जी, तो भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है जी? भाषा कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि दीर्घ ई यानी बड़ी ई वर्ण जो है वो हर्ष स्वर है या दीर्घ स्वर है या अंतस्थ स्वर है या ऊष्म व्यंजन है। तो आपको पता है ये दीर्घ है और इसलिए ये स्वर है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण कहलाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ण का जो तीसरा होता है, पहला होता है, और पांचवा जो वर्ण होता है ये क्या होता है जी, तो ये आपको अभी पढ़ाए थे कि ये अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं जी? अल्पप्राण होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं। तभी बताए कि संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। जब दो व्यंजनों से मिल जाएगा तो उसको हम लोग संयुक्त ध्वनि कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कह देंगे या संयुक्ताक्षर कहेंगे। ये होते हैं 4। संयुक्ताक्षरों की संख्या या संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है जी? 4 होते हैं, अक्ष, त्र और ज्ञ। अक्ष, त्र, ज्ञ, और एक होता है स्र। इसको क्या पढ़ते हैं जी? स्र पढ़ते हैं। याद रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है। तो आपको पता हो गया, अभी बता दिए कि अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए ऑप्शन ए हो गया आपका त्र।
तो इसी में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अड़ जो है उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो आपको पता है ये टवर्ग में है और टवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धा होता है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल यानी स्टडी ट्रेंड्स पर। धन्यवाद। जय हिंद।